बम बम बोले। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए जानते हैं कैसे हमें कुंभ की एक झलक बनारस में मिली। तो ऐसे ही मकर संक्रांति के एक दिन पहले प्लान बना कि क्योंकि महाकुंभ में अभी बहुत रस होगा तो हम बाबा की नगरी काशी चलते हैं। वहाँ गंगा जी में स्नान करके काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। पर हमें क्या पता था कि वहाँ भी कुंभ के माहौल को अनुभव करने का सौभाग्य मिल जाएगा। जब से महाकुंभ चालू हुआ है तब से ही यूपी के अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थानों पे लोगों का आना जाना बढ़ गया है। जैसे कि लोग महाकुंभ आने के बाद अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, नैमिषारण्य या चित्रकूट में से किसी न किसी स्थान को जरूर विजिट कर रहे हैं। तो आज हम सफ़र करेंगे वाराणसी या प्राचीनतम नगरी काशी के, जो शिव की नगरी है। बाबा विश्वनाथ, 80 घाट और बनारस की गलियां किसी के परिचय की मोहताज नहीं। हमने सफ़र शुरू किया लखनऊ से और सबसे पहले हमने पकड़ी मेट्रो आलमबाग बस स्टैंड के लिए, जहां से हमें पकड़नी है बस, क्योंकि ट्रेन में अर्जेंटली टिकट मिलना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई। हम मेट्रो लेकर पहुंचे आलमबाग बस स्टैंड, जहां से हम लेंगे बनारस की बस जो हमें जौनपुर के रास्ते बनारस छोड़ेगी। तो आपको बता दें कि लखनऊ से बनारस की बस जर्नी का प्राइस जनरल बस में 470 और जनरत में 597 रुपये पड़ता है और बनारस तक के सफ़र में लगेंगे आपको 6 घंटे। हमारी बस लखनऊ से रात 11 बजे निकली और कोहरे के बावजूद भी इसने हमें बनारस 5:15 सुबह छोड़ दिया। और बनारस पहुंचते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि जिस रस के चक्कर में हम प्रयागराज नहीं गए वो हमें यहाँ भी मिलने वाला है। बनारस बस स्टैंड पर उतरते ही वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगा कि जैसे सुबह के 5:30 नहीं बल्कि शाम के 5:30 बज रहे हों, क्योंकि लोगों से सड़कें भरी हुई थीं। बस स्टैंड से हमने गोदौलिया चौक के लिए ऑटो की, पर ऑटो वाले भैया ने पहले ही बता दिया कि आज गोदौलिया पहुंच पाना मुश्किल है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि गोदौलिया चौक तक जाने वाले सभी रास्तों पे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे और ऑटो वालों को रोक रहे थे, जिसकी वजह से हमें ऑटो वाले भैया ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। फिर क्या, वहाँ से हम चल दिए पैरों से बनारस की सड़कें नापने। रास्ते में जगह जगह चाय नाश्ते की दुकानें गुलजार हो रही थीं और जैसे जैसे हम गोदौलिया चौक पहुंच रहे थे वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। और ये है गोदौलिया चौक सुबह 6 बजे का नज़ारा, लोगों से भरा हुआ। यहाँ से हम रास्ते भर खिचड़ी और तहरी के भंडारों की तैयारियाँ देखते हुए पहुँच गए दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हमने स्नान किया। और क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में नहीं जा सकते, तो हमने सामान को लॉकर में जमा करने के बाद मंदिर की तरफ रुख किया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि भीड़ होगी, तो हम लाइन में लग गए और दर्शन का वेट करने लगे। थोड़ी देर में हमें बाबा काशी विश्वनाथ के सुखद दर्शन प्राप्त हुए। साथ में हमने नंदी जी के भी दर्शन किए, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह करके बरसों से ये गवाही दे रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी के अंदर ही हैं। उसके बाद हमें फिर से पूरा घूम के गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी पड़ी, क्योंकि हमें माता अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने थे और यहाँ आने के लिए आपको 1 नंबर गेट से एंट्री लेनी पड़ेगी। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में भीड़ तो नहीं थी, पर वहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मंदिर का कुछ हिस्सा बंद था। माता अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद फिर हम बढ़ गए गंगा द्वार की ओर, क्योंकि हमें दशाश्वमेध घाट से अपना सामान उठाना था। आपको बताना चाहूँगा कि शिव जी पर दूध चढ़ाने के लिए आपको 10 रुपये में 1 गिलास दूध अंदर दर्शन की लाइन में ही मिल जाता है। बाकी सामग्री आपको मंदिर के पास के किसी शॉप से लेनी पड़ेगी। प्रसाद की बात करें तो जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो आपको कॉरिडोर के कंपाउंड में ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बाबा विश्वनाथ पे चढ़े बेलपत्रों के चूर्ण का लड्डू मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट 120 रुपये पर बॉक्स होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ आ रहे हैं और आपको फ़ोटो या वीडियो बनाने का शौक़ है, तो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर बनी दुकान में ही अपना सामान जमा करें, क्योंकि कॉरिडोर में
कंपाउंड के पहले तक आप सामान ले जा सकते हैं और ये सुविधा आपको गंगा घाट से एंट्री वाले रास्ते पे मिलेगी। भोलेनाथ के सुखद दर्शन के बाद हम बढ़ गए काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए, जो कि गोदौलिया चौक से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और क्योंकि पुलिस ने ऑटो वालों की एंट्री रोक रखी थी तो हमारे पास 2 ही विकल्प थे, एक पैदल और दूसरा रिक्शा। तो हम पैदल ही चल दिए। रास्ते में हमने भंडारे में खिचड़ी का प्रसाद भी खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसे खा के मन तृप्त हो गया और हम खिचड़ी से मिली ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चले। रास्ते में भोले बाबा के मंदिर का गेट नंबर 4 मिला, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट बगल से जाता है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ने पे मणिकर्णिका घाट का एंट्री पॉइंट भी आता है। इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर, जहां की मान्यता है कि आपको काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। पर हम लोग उल्टा कर रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक बंद होने की वजह से और भीड़ का जो डर था। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद जैसे ही हम रोड पे निकले, हमें मृत्युंजय महादेव के मंदिर का बोर्ड दिखा और पता चला कि ये मंदिर भी पास में ही है। तो हम चाय पीना स्किप करके पहले चल दिए बाबा मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए और वहाँ जाके हमने दर्शन किए। प्रसाद में मिलने वाले बाबा पे चढ़ा हुआ दूध और बेलपत्र लेके बाहर आ गए, जहां पता चला कि दूध और जल पीना होता है। बेलपत्र आप खा सकते हैं, जिसका अत्यंत लाभ मिलता है। सुबह 6 बजे से ही हम चल रहे थे, चाय भी नहीं पी थी, तो एक इंडियन होने के नाते हमारी भी चाय की तलब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली ही होता है कि 6 बजे उठने के बाद 12 बजे तक एक भी चाय ना पिए हों। तो हम सबसे पहले चाय की चुस्की के साथ कचौड़ी का भी लुत्फ उठाते हैं। अब अपनी बैटरी रिचार्ज करके हम लोग बैटरी रिक्शा करते हैं और पहुंच जाते हैं कैंट, जहां से हमको लेनी है ऑटो लंका गेट के लिए, क्योंकि वहां से हमें जाना है BHU, जिसके अंदर नए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं। हम बैटरी रिक्शा से कैंट पहुंचने के बाद 20 रुपये पर हेड देके पहुंच जाते हैं लंका गेट, जहां से 10 रुपये में बैटरी रिक्शा वाले भैया हमें BHU कैंपस के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक छोड़ देते हैं, जहां पहुंच के पता चलता है कि मंदिर अभी बंद है और 1 बजे खुलेगा। तो हम 15 मिनट इंतज़ार करते हैं, जिसके बाद मंदिर का गेट खुल जाता है और सब बाबा के दर्शन के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर गर्भगृह में आप बाबा को छू सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो गई, क्योंकि सभी शिवलिंग को स्पर्श करना चाह रहे थे और इसी वजह से मंदिर कंपाउंड में काफ़ी भीड़ हो गई। आप यहाँ आके कुछ देर मंदिर कंपाउंड में बैठकर आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी शांत होता है। चारों तरफ आपको पेड़ों की हरियाली मिलेगी और यहाँ से निकलने के बाद आप जब वापस जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि BHU, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका कैंपस कितना बड़ा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आधारशिला पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में किया था और मालवीय जी का देश हित में ये कदम एक मिसाल है। तो चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं काशी या बनारस विजिट को कैसे प्लान कर सकते हैं और यहाँ आने और रुकने की क्या व्यवस्था है। बनारस ऐसी जगह पे बसा हुआ है जहाँ आप साल के 12 महीने विजिट कर सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक सीज़न से इशू है, जैसे गर्मी या बरसात से, तो आप उस सीज़न के पीक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको दिन में निकलने में थोड़ा इशू हो सकता है। पर गर्मी में आपको बनारस की लस्सी ठंडक देने का काम करेगी। तो अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो आप बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस के लिए आपको दिल्ली, लखनऊ, पटना, गोरखपुर और प्रयागराज से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसी के साथ आप बाय ट्रेन भी यहाँ आराम से आ सकते हैं, क्योंकि वाराणसी जंक्शन और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी अच्छी है। आपको बता दें कि बनारस में मदन मोहन मालवीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि फ़्लाइट प्रेफर करने वाले विजिटर्स को कैटर करता है, जिसकी कनेक्टिविटी मेजर सिटीज़ के साथ साथ इंटरनेशनल सिटीज़ से भी है। बात करें बनारस में स्टे की, तो क्योंकि ये यूपी का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पे होटल्स की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे धर्मशाला की भी सुविधा है, तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। इसी के साथ ही हम आ गए अपने नए डेस्टिनेशन, जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये लंका गेट से 2 से 3 किलोमीटर पे पड़ता है, जहाँ जाने के लिए बैटरी रिक्शा से आपको 10 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। रास्ते में आपको मशहूर प्रसिद्ध चाची की दुकान भी मिलेगी, जहाँ आप कचौड़ी का जायका ले सकते हैं। संकट मोचन मंदिर पहुंचने के बाद पता चला कि मंदिर दोपहर में बंद हो जाता है, क्योंकि हम 2 बजे पहुंच गए थे और अंदर फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं था। तो एक दुकान पे बैग जमा करने के बाद प्रसाद खरीद के मंदिर के लॉकर, जो कि मंदिर के गेट पे बना है, उसमें फ़ोन जमा करके हम अंदर एंट्री कर लेते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि दर्शन की लाइन लगी हुई है और काफ़ी लोग अंदर बैठ के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। तो हम भी वहाँ बने हुए चबूतरे पर बैठकर मंदिर के खुलने का इंतज़ार करने लगे। मंदिर खुलने से कुछ देर पहले ही जयकारों और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से पूरा प्रांगण गूंज उठा, जिसके बाद मंदिर के पट खुलते हैं और दर्शन चालू होते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करके सामने बने राम जी के मंदिर में भी माथा टेक के बढ़ गए दशाश्वमेध घाट, जहां आज का लास्ट अट्रैक्शन गंगा आरती के दिव्य अनुभव को प्राप्त करना था। घाट पे पहुंच के देखा तो पता चला कि अभी 5-6 बजे हैं और यहाँ पे लोग सीढ़ियों पे बैठकर अपना स्पेस रिजर्व कर रहे थे। तो हम भी बैठ गए अपनी जगह बचाने। आरती 6:30 बजे चालू होनी है, पर लोगों से पूरा घाट भरा हुआ है। जहाँ पे अगर आपको बोट पे बैठ के गंगा आरती के दर्शन करने हैं तो आपको 200 से 400 तक खर्चा करना पड़ेगा।
गंगा आरती के ख़त्म होने के साथ ही आज के ट्रैवल प्लान का भी अंत होता है। अब आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा, जैसे कि बस कुछ ही समय में आपको बनारस में दशाश्वमेध घाट से रोपवे की सर्विस भी मिलने लगेगी, जिसका काम चल रहा है। अगर आपके प्लान में एक और दिन का समय है या आपकी ट्रिप लंबी है तो आप कुछ और प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, जैसे कि नमो घाट, अस्सी घाट, दुर्गा माता मंदिर, श्री रत्नेश्वर मंदिर जो कि एक तरफ झुका हुआ है, पशुपतिनाथ मंदिर, रामनगर फोर्ट, तुलसी मानस मंदिर, श्री मणि मंदिर। ये सभी टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में आते हैं। वैसे बनारस के बारे में ये कहावत है कि यहाँ पे 5 में से 3 लोग पंडित या आचार्य मिलेंगे और हर गली में कम से कम एक प्राचीन मंदिर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।